जिसका नाम है चुनिंदा शेर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, इसके पहले की तस्वीर में सेंगर जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय, और इस पाठ में या फिर उनके जो यहाँ चुनिंदा शेर दिए गए हैं, इन शेरों में कौन सी बातें आई हैं, उसकी चर्चा हमने कल की तस्वीर में की थी। और गज़लों को हमने पढ़ा था। सामाजिक विषमता की बातें कहो या फिर अव्यवस्था जिसे कहा जाएगा, या फिर जो आम आदमी की जो व्यवस्था होती है, वह व्यवस्था हमें इनके चुनिंदा शेरों में दिखाई देती है कि आदमी क्या है भाई, व्यवस्था के कारण अपनी पीड़ा को वह व्यक्त नहीं कर पाता, और फिर वह असमर्थ बन जाता है। मगर ये शेर जो है ना, इंसान के उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं या बन गए हैं, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लगभग 14 शेर हमारे इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो उन 14 शेरों को हमें यहाँ पर देखना है। थोड़ा लगता है कि भाई शेर बहुत ज़्यादा हो गए, एक 5 या 6 या 7 शेर होने चाहिए थे। ठीक है, अब ये अभ्यास मंडल की बातें हैं, उन्हें उनकी सोच छात्र छात्राओं की सोच से थोड़ी ही मिलती है, तो उन्होंने रख दिए हैं हमारे इस पाठ्यक्रम में। तो पढ़ना हमारा काम है बड़े विस्तार के साथ। ठीक है, अब देखिएगा पहला शेर या पहली गज़ल। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। आपके पास किताब है, किताब खोलिएगा, पन्ना नंबर 47 पर देखिएगा। आसान से शब्दों में, सरल शब्दों में कवि, गज़लकार जिन्हें कहा जाएगा हम, क्योंकि गज़ल है, गज़लों के शेर है, यह कैलाश सेंगर जी ने लिखा हुआ है। इसमें कोई कठिन बात हमें दिखाई नहीं देती। जितने भी गज़लें हम पढ़ते हैं ना, उसमें कोई कठिन बातें हमें दिखाई नहीं देती। ये जीवन का सार जिसे कहा जाएगा, आदमी की अव्यवस्था या विवस्था जिसे कहा जाएगा, समाज की अव्यवस्था जिसे कहा जाएगा, इन सारे बातों की चर्चा हमें इन शेरों में दिखाई देने लगती है। तो पहला शेर जो है, पहली गज़ल जो है, यहाँ पर देखिएगा, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि कैलाश सेंगर जी का यहाँ पर मानना है। कवि क्या कहते हैं कि अपनी गज़लों से या अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में वह सक्षम है। क्योंकि क्या होता है, देखो, चट्टानों पर कभी फूल खिलते हैं क्या? ऊपर चट्टानों पर, जैसे यहाँ पर मैंने चित्र के बारे में कहा था आपको इसके पहले की दशिका में, तो यहाँ पर चट्टानें दी हुई हैं और उस चट्टानों पर इंसान जो है ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। तो एक आशावाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर जो असंभव बातें हैं, उस असंभव बातों को संभव बनाने का प्रयास कौन करता है? इंसान करता है। मगर वैसा आशावाद जो है, वैसा आशावाद उनके मन में
होना चाहिए, उन इंसानों के मन में होना चाहिए। तो आशावाद लाने के लिए फिर क्या करना चाहिए कि भाई हमें कविताओं को पढ़ना चाहिए, गज़लों का हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि गज़लों में वह ताकत होती है या कविताओं में वह ताकत होती है कि उसमें से हमें क्या है, कुछ राह दिखाई देती है। जैसे खुशबू फैलाना, ये बात यहाँ पर आई है, मगर हम दूसरे तरीके से इसे देख सकते हैं कि भाई उसमें से हमें राह दिखाई देने लगती है। और फिर इंसान क्या करता है कि चट्टानों पर भी फूल खिलाने की क्षमता जो है इंसान के पास होती है, और चट्टानों में या चट्टानों पर वो फूल खिला सकता है। यानी कि असंभव कार्य को इंसान जो है संभव बनाने का प्रयास करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यानी कि इंसान को क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है। बिना मेहनत किए हम कुछ हासिल कर सकते हैं क्या, हम कुछ पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते। जैसे यहाँ पर कहा है ना कि भाई गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यानी कि हम में उतनी क्षमता है, हम में उतनी ताकत है। इंसान कह रहे हैं यहाँ पर, या कैलाश सेंगर जी इंसानों का प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने कहने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि इंसानों में इतनी क्षमता होती है कि हम चाहे तो चट्टानों पर भी हम फूल खिला सकते हैं। क्योंकि इतनी ताकत किसमें होती है, इंसानों में होती है, इतनी क्षमता इंसानों में होती है। मराठी में कहते हैं, देखो लात मारेन तिथं पाणी काढेन। मराठी में ऐसा कहा जाता है ना, एक कहावत है मराठी में, मराठी भाषा में, हमारी जो मराठी भाषा है ना मातृभाषा, उस मातृभाषा में ये कहावत है कि भाई लात मारेन तिथं पाणी काढेन। यानी कि हमारी उतनी क्षमता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी कड़ी मेहनत से हम क्या है, सफल होते हैं। ऐसा इस पहले शेर जो है या पहली जो गज़ल जो है, इस पहले गज़ल में कवि ने बतलाने का प्रयास किया है। दो बातें इसमें ध्यान में रखो। देखो, इंसान की क्षमता, असंभव कार्य को संभव बना सकता है वह, या फिर कड़ी मेहनत से वह क्या कर सकता है, खुशहाली प्राप्त कर सकता है। ये दो बातें इसमें ध्यान में रखने का प्रयास करो। ठीक है, समझ में आई ये गज़ल? पहली गज़ल समझ में आई सभी के? आगे बढ़े? ठीक है। दूसरी गज़ल देखो, बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर दूसरी गज़ल में भी कही है हमारे कैलाश सेंगर जी ने। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर कि परिंदा मालूम है आपको, एक पक्षी होता है। हमारे इधर कबूतर, परिंदा एक ही जाति के होते हैं। देखो, वो पक्षी। अब उस परिंदे को क्या है, ईश्वर से शिकायत है। क्या शिकायत है ईश्वर से? ईश्वर से परिंदा शिकायत कर रहा है। जैसे कहा है यहाँ पर, परिंदों को शिकायत है। किससे शिकायत है? ईश्वर से शिकायत है, भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? देखो कि तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। अब घुन आप समझते हैं, घुन माने एक कीड़ा होता है। देखो, जो खोखला कर देता है। बिल्कुल सही कहा गवली, कि अनाज को क्या है, खोखला कर देता है, उसे घुन कहते हैं। ठीक है। तो परिंदों को शिकायत यह है ईश्वर से कि तुमने हमारे नसीब का जो अनाज हमें दिया है वह भी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस अनाज में भी क्या है, घुन लगा हुआ है। तो भगवान से वह शिकायत कर रहे हैं परिंदे के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे नसीब का जो है वह हमें ही मिलना चाहिए। अब ये दाने जो है, ये दाने किसके लिए हैं? ये दाने हमारे लिए हैं।
मगर इस दानों में भी किसने अधिकार बना लिया है? उस घुन ने अधिकार बना लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अधिकार की बात है वह उसी को ही मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इस दूसरी गज़ल में हमारे कैलाश सेंगर जी बतलाने का प्रयास करते हैं, परिंदे का उदाहरण देकर, घुन का उदाहरण देकर वह यह कहने का प्रयास करते हैं। देखो तीसरी गज़ल या तीसरा शेर यहाँ पर कवि ने कैसा हमारे सामने रखा है। देखो, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब जीवन जीते वक्त, अब इसमें तो कोई कठिन बातें नहीं है, इसमें कोई कठिन बातें दिखाई देती है हमें। हम जिंदगी के चंद सवालों में, चंद माने कुछ सवाल, हाँ कुछ सवाल, चंद माने कुछ, चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में, उजाला माने प्रकाश, उजालों में खो गए। ठीक है, अब देखो कवि क्या कहते हैं, जीवन हम जीते हैं, जीते हैं ना हम जीवन, तो इस जीवन जीते वक्त बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है ना जीवन जीते वक्त। ऐसा एक इंसान मुझे बताइए इस धरती पर, इस सृष्टि पर, कि उसके सामने कोई परेशानी नहीं है, वह जीवन जी रहा है, मैं बहुत मजे में हूँ, मैं जीवन जी, मेरे सामने कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कहने वाला, ऐसा एक भी इंसान मुझे इस धरती पर दिखाई नहीं देता। अब वैसे होंगे वह जिसका मानसिक संतुलन जो है खो चुका है, पागल जो लोग होते इधर उधर घूमते रहते हैं, शायद उनके सामने कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि वह इस दुनिया के होते ही नहीं, वह लोग अपनी धुन में वह मस्त रहते हैं वह लोग, तो शायद उनके सामने कोई परेशानी न होती होगी। मगर जो आम आदमी जो होता है, आम आदमी से लेकर उच्च सोसाइटी में जीवन जीने वाला इंसान, हर इंसानों के सामने क्या है, समस्या होती है, और वह समस्या या वो परेशानियां क्या करती हैं, इंसान को प्रभावित करते रहती हैं, और वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उन समस्याओं का उस इंसान को सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि भाई हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए और सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी कि हमने क्या किया है कि जीवन जीते वक्त सारी परेशानियां जो है, जो हमें लगी थी कि भाई ये परेशानियां हैं, मगर जीवन जीते वक्त क्या हो गया कि उन परेशानियों में ही उस परेशानियों के हल हमें मिल गए। हमें लगा ये परेशानी बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत बड़ी है, तो उस समस्या को हम कैसे निपटाए। जब हम सोचने लगे, ढूंढने लगे, तब उस परेशानी में ही उस परेशानी को ख़त्म करने का हल मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सारे जवाब जो है उनके उजालों में खो गए, ऐसे यहाँ पर कवि ने बतलाने का प्रयास किया है। आगे की गजल देखिएगा यहाँ पर, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। एक आशावाद यहाँ पर इस गज़ल में हमें दिखाई देने लगता है कि आशावाद कैसा है। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है हमें जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद यह सवेरा जो है हमारे लिए एक नया दिन लेकर आता है, एक नया विचार लेकर आता है। जैसे नई सुबह हम कहते हैं ना, रात को हम सोते हैं, सुबह को हम उठते हैं। जब उठते हैं तो यह हमारे लिए नया दिन होता है,
क्योंकि कल जो हमने किया वो कल बीत गया। और आज जो है इस नए सवेरे में हमें कुछ नया करना है। तो हर सुबह जो है इंसान के जीवन में एक नया संदेशा लेकर आती है ना। जैसे कवि यहाँ पर कहते हैं कि चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी कि कवि ने यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं किया हुआ है कि एक नया सवेरा हमारे लिए संदेश लेकर आता है। क्योंकि जो रात्रि का जो घोर अंधकार जो होता है रात्रि का, उस रात्रि के घोर अंधकार में क्या होता है, एक जुगनू नाम का एक कीड़ा होता है, देखो, जो प्रकाश देता है, चमकता है, ऐसा चमकता है। आपने देखा होगा उस कीड़े को। मालूम है आपको वो कीड़ा कैसा होता है? उसका नाम, उसे मराठी में क्या कहते हैं? एक कीड़ा होता है यह, उसे हिंदी में जुगनू कहते हैं। और वह क्या है, अंधेरे में ऐसे चमकता है, पल भर के लिए चमकता है वह। रात कीड़ा नहीं, रात कीड़ा तो नहीं कहेंगे उसे क्या है, देखो मैं भी भूल गया मराठी में क्या कहते हैं उसे। क्या कहते हैं मराठी में, सोचो भला थोड़ा सा। हिंदी में तो जुगनू कहते हैं हम उसे। हाँ बोलो, हाँ बोलो ढाईगुड़े बोलो। हाँ, काजवा कुछ तो कहते हैं उसे। काजवा कहते, काजवा। हाँ, किजवा नहीं शायद। हाँ, मराठी वही कहते हैं ना मराठी में। हाँ, तो कितना भी घोर अंधेरा क्यों ना हो, देखो, आपने शायद उसे देखा है, बचपन में हम उसे देखा करते थे। अब वह कीड़े भी क्या है, लुप्त होते हुए हमें दिखाई देने लगे हैं। शहरों में वह दिखाई नहीं देते, मगर अभी भी क्या है, देखो, देहातों में वह दिखाई देने लगते हैं। रात में उसकी पहचान होती है, क्योंकि पल भर के लिए वह चमकते हैं, बुझ जाते, चमकते हैं, बुझ जाते। यानी कि कितना भी घोर अंधेरा क्यों न हो, तो उस अंधेरे में वह कीड़ा जो है क्या होता है, चमकने लगता है। एक पल के लिए ही सही क्यों न हो, वह चमकता है ना। वैसे ही हमारे जीवन का है, देखो। हमारे जीवन में कितनी ही विकट समस्या क्यों न आई हो, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए एक आशा की किरण काफी होती है। उस जुगनू के समान एक आशा की किरण जो है काफी होती है। जैसे कवि कहते हैं ना यहाँ पर कि भाई हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेशा लेकर आती है, एक नया सवेरा लेकर हम जागते हैं। आज तो हमारे जीवन में कुछ नया होगा, ऐसा सोचकर हम जागते हैं ना। उठने के बाद हमें लगता है आज हमारा दिन जो है, या दिवस जो है जिसे हम कहेंगे, ठीक तरह से व्यतीत होगा, अच्छी तरह से व्यतीत होगा, ऐसा हम कहते हैं हम, और हम जागते हैं। उसी प्रकार से कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो रात्रि के घोर अंधकार में जो जुगनू प्रकाश फैलाता है, भले कि एक क्षण के लिए ही सही प्रकाश वह हमें देता है, वैसे ही हमारे जीवन में आशा की किरण जो होती है वह जुगनू के उस प्रकाश के समान होती है, और उससे हमें क्या है, राह मिलने की संभावना होती है। ऐसा कवि यहाँ पर बात, यानी कि एक आशावाद जो होता है ना हमारे मन में, आशावाद, उस आशावाद को कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीवन जीते वक्त क्या है, देखो, कभी भी इंसान को निराश होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर निराश होकर हमने जीवन जी लिया
तो हम जीवन नहीं जी पाते। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कभी भी क्या है, अगर सकारात्मक सोच रहेंगी तो फिर हम क्या है, सही मायने में हम जीवन जी सकते हैं। अब ये सकारात्मक सोच कैसे निर्माण हो? फिर सकारात्मक सोच जो है ना, ये सकारात्मक सोच कैसे हमारे मन में आ जाए कि भाई उसके लिए एक अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सोचते हैं ना, सोचते हैं तो अच्छा ही हमें सोचना है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो फिर हमारे दिमाग में बुरी ही बातें आ जाएगी। नकारात्मक ही हम सोचेंगे किसी के भी बारे में तो फिर वह नकारात्मक ही चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें अच्छा सोचना है। तो जीवन के प्रति सकारात्मक ढंग से देखने का नजरिया आ जाता है। क्योंकि ये जीवन हमारा है, हमें जीना है। तो फिर हमें इस जीवन को क्या है, सही ढंग से ही तो जीना है। भले ढेर सारी समस्या हो, हमारे सामने बहुत सारी समस्या है, मगर उस समस्या को हल करने के लिए आशा की एक किरण काफ़ी होती है। जैसे यहाँ पर कवि ने कहा है ना कि घोर अंधकार में, रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू जो है क्या करता है, अपना प्रकाश जो है देता है। वैसे हमारे जीवन में आशा की एक किरण काफ़ी होती है जो हमारी समस्याओं को उससे सुलझाने की राह मिल जाती है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे का शेर देखिएगा, आगे की गज़ल। ये बातें समझ में आई ना आपके? अब तक हमने 4 गज़लें देखी हैं। 4 गज़लों के 4 शेर हमने देखे हैं। समझ में आए ना सबके? इसमें कुछ बातें रह गई तो बोलने का प्रयास करो। देखो, पप्पू वाले, जोगदंड, जाधव, सोळंके, सोनवणे, बेग, गवली, चांद गवली, केंद्रे, भड़के। अरे भड़के, माइक ऑन करो वाला। भड़के, ताशी का ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे तुम? अच्छा, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने उस रिकॉर्डर भेज दिए, देखो मैंने। सुनो किशोरी, इस घटक को हमने देखा है और उसके रिकॉर्डर बनाकर मैंने भेज दिए हैं। उसे सुनो, 2-4 बार ध्यान से सुनो, किताब को पढ़ो, ठीक है। और उसके उपरांत भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बात करो फ़ोन करके, सर इसमें से ये बातें समझ में नहीं आई, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये बातें समझ में आ गई, ये 4 बातें जो हमने देखी अभी। 4 दोहे जो हमने देखे हैं ना, दोहे नहीं है, गज़ल है, 4 गज़ल है, 4 शेर हैं। ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ मैं। समीक्षा, पप्पू वाले, केंद्रे, लोखंडे, लोंढे कहाँ गई? लेफ्ट हो गई क्या लोंढे? लोंढे लेफ्ट हो गई शायद। शेप, धाईगुड़े, समझ में आ रहे हैं सभी के? ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, अगली गज़ल देखिएगा। अगली गज़ल में, हाँ, अगली गज़ल में कवि क्या कहते हैं? वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आसमां मतलब आसमान, आसमां मतलब आसमान समझते? आकाश। ख्वाब का अर्थ होता है सपना। सपना मालूम है ना? मालूम है ना सपना?
जो हम देखते हैं, हम सपने हम देखते हैं, बंद आंखों से देखते हैं हम सपने। सपने हम खुली आंखों से देखते नहीं। आगे के शेर में क्या कहा है देखो, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इनकलाब मतलब क्रांति, परिवर्तन। अब देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करते हैं। इंसान को क्या है, जागती आंखों से या खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। मैं हर बार मेरी छात्राओं से कहता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि भाई सपना देखती हो? छात्राएं कहती हाँ सर हम देखते हैं सपना। जब रात में सोते हैं, नींद आती है, गहरी नींद, तो उस वक्त उस नींद में क्या है, सपने आ जाते हैं। मैं उस सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ। सपने हमें देखने हैं, खुली आंखों से देखने हैं। आप कहेंगे खुली आंखों से कैसे सपने देखे जाते हैं सर? खुली आंखों से कैसे सपना देखेंगे? नींद आने के बाद ही तो सपने आ जाएंगे ना सर। जो हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, कई कप्पे होते हैं उसमें से, फिर एक आध कप्पा खुल गया तो वह हम सपने के तौर पर उसे देख लेते हैं। तो फिर मस्तिष्क भी हमारा सो जाता है। ठीक है ना? तो फिर खुली आंखों से जो हमारा मस्तिष्क जो है सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, और फिर उस वक्त हमें क्या है, हमें सपना देखना है। जागते हुए हमें सपना देखना है। अगर जागते हुए हम सपना देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कभी कहते हैं ना यहाँ पर कि वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, कि वह नित्य नए सपने देखता था, वह भी खुली आंखों से वह देखता था। वह नींद में सपने नहीं देखता था, वह खुली आंखों से देखता था। उसे पता नहीं था मैं जो खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ, इस सपने में क्रांति का बीज छिपा हुआ है, परिवर्तन का बीज छिपा हुआ है, या इनकलाब का बीज छुपा हुआ है। और भविष्य में वही सपने क्या है, क्या होंगे, एक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाएंगे, इस देश में परिवर्तन लाएंगे। यह उसे पता न था, फिर भी वो क्या है, खुली आंखों से वह सपना देख रहा था। तो हमें भी क्या करना है, ऐसे ही खुली आंखों से सपना देखना है और उस सपने को साकार करने का प्रयास हमें करना है। अगर खुली आंखों से अगर सपने हम नहीं देखेंगे, बंद आंखों से हम सपने देख रहे हैं, तो बंद आंखों से देखे हुए सपने क्या होते हैं, आँख खुलने के बाद वह सपने हम भूल जाते हैं। और खुली आंखों से देखा हुआ सपना जो है, वह सपना हम भूलते नहीं, उसे याद रखते हैं और उस सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज समझो तुम 12वीं कक्षा में पढ़ रही हो, इसमें समझने वाली क्या बात है, आप पढ़ ही रही हो 12वीं कक्षा में, ठीक है ना? अब 12वीं कक्षा क्या है, हमारे जीवन को एक मोड़ देने वाला ये साल होता है, ये वर्ष होता है 12वीं का, ठीक है? अब यहीं पर समझो एक नींव हम रखते हैं। नींव मतलब पाया जिसे कहेंगे ना मराठी में। जैसे इमारत को अगर बनाना है तो सबसे पहले वह उसकी नींव रखी जाती है, और वह नींव अगर पक्की होगी समझो, तो वह इमारत जो है खड़ी हो जाती है। तो 12वीं जो है आपकी नींव है, ठीक है? तो आपको क्या है, अभी से आपको सोचना है कि भाई जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में हमें क्या बनना है। और अगर सोचकर या ऐसा सपना देखकर अगर तुम आगे बढ़ रही हो,
तो तुम उसे पूरा करने का निश्चित प्रयास करोगे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? जैसे वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। होता है ऐसा, हमें मालूम नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा सपना देख रहे हैं, और हम जो सपना देख रहे हैं उसे पूरा भी हम कर रहे हैं, और उससे इस समाज में क्या परिवर्तन होगा ये हमें पता नहीं होता। और जब परिवर्तन हो जाता है तब हमें पता चलता है अरे ये हो गया, हमारे कारण ही हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ख्वाब देखना चाहिए, ऐसा कोई भी यहाँ पर कहते हैं, और मैं भी यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि भाई ख्वाब देखना चाहिए, सपने देखना चाहिए। अगर सपने नहीं देखेंगे तो जीवन हम जी नहीं पाते सही सही मायने में। नहीं तो क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर जीवन तो मिला है ना, कैसे नहीं जी पाते हम जीवन? फिर उस जीवन का क्या फ़ायदा जिस जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जिस जीवन में कोई सुख नहीं, जिस जीवन में दुख नहीं। क्योंकि सुख दुख तो होते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव तो जीवन में होता है, तभी जीवन के जो सच्चाई जो है हमें पता चलती है। सिर्फ सुख ही सुख है तो जीवन का कोई मतलब नहीं, या सिर्फ दुख ही दुख है तो जीवन का कोई मतलब नहीं। ये सिक्के के दो पहलू ही देखो, सुख और दुख, और इंसान के जीवन में यह आते रहते हैं। सुख आ गया इसलिए बहुत हमें हवा में उड़ना है, ऐसा भी नहीं है, और दुख आ गया इसलिए मुंह छिपा कर भी हमें बैठना नहीं है। दोनों का सामना करते हुए हमें क्या है, जीवन जीना है। इसीलिए क्या है कि भाई सपने देखो, अच्छे अच्छे सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। कि भाई तुम सपना देख रहे हो कलेक्टर बन गए हो, तुम बहुत बड़ा सपना है। हमारे जीवन की बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसे हम कहेंगे कि भाई तुम कलेक्टर बन गई हो, ये सपना तुमने देखा है। और देख रही हो, खुली आंखों से तुम देख रही हो। और जब कोई खुली आंखों से सपना देखता है ना तो उसे पूरा करने का निश्चित प्रयास करता है। तो आप भी मुझे लगता है ऐसे सपने देखा करो ताकि उससे कुछ परिवर्तन हो जाए। ठीक है, यह गज़ल समझ में आई आपके? सभी के समझ में आई ये गज़ल? आगे बढ़े या रुक जाए यहाँ पर? आगे बढ़े या रुक जाएं? आगे आगे के गज़ल देखेंगे ना? ठीक है, बोर तो नहीं हो गए?